हेलो एवरीवन। आज डेट है 24 अप्रैल 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीरिया का मैप। सीरिया काफी न्यूज में रहता है क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबे समय से एक सिविल वॉर चल रहा है। तो सीरिया जो है वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है टर्की के साथ में, इराक के साथ में। इस साइड जॉर्डन है और यहाँ पर है इजराइल और ये है लेबनान। तो सीरिया की बॉर्डर हमने देखी कौन कौन से कंट्री के साथ में टच होती है। अब यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, तो मेडिटेरियन सी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो भी डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है, फिर सीरिया से डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या फिर इसके अलावा मेडिटेरियन सी से कौन कौन से कंट्री अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो जॉर्डन जो देश है ना, वो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि जॉर्डन सीरिया के साथ में तो बॉर्डर टच करता है और लेकिन मेडिटेरियन सी से बॉर्डर टच नहीं करता है। इराक के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि मेडिटेरियन सी से बॉर्डर टच नहीं करता है इराक, लेकिन सीरिया से बॉर्डर टच करता है। तो ये जो सीरिया है वहां पर अलेप्पो, एक जो सिटी है अलेप्पो और एक दमिश्क, ये जो दो इम्पोर्टेंट नाम है वो आपको ध्यान होना चाहिए। अलेप्पो जो है वो काफी इम्पोर्टेंट न्यूज में रहता है। देखो स्पेशली ना सिर्फ से रिलेटेड क्वेश्चन, मैप बेस्ड जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं रोज, उसमें ना केवल सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बल्कि आजकल जो कौन कौन सी स्थिति काफी न्यूज में रहती है। जैसे अभी थोड़े देर समय पहले की अगर हम बात करें तो यमन जो एक कंट्री है वहां पर मारिब सिटी काफी न्यूज में रहा है। तो इस तरीके से जब कोई सिटी न्यूज में रहता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, क्योंकि आजकल सिटी वन कॉलम में सिटी का नाम दे देंगे और दूसरे कॉलम में पूछा जाता है कि ये सिटी कौन से कंट्री से बिलोंग करती है। तो अलेप्पो जो सिटी है वो सीरिया में एग्जिस्ट करती है, ये आपको पता होना चाहिए। और जॉर्डन के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि जॉर्डन सीरिया से बॉर्डर शेयर करता है लेकिन मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अब हम दूसरा बात डिस्कस करेंगे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। काफी न्यूज में रहा है। 22 मार्च को जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन यूपी और एमपी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट को साइन किया कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इसको अब फाइनली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हालांकि अभी एग्रीमेंट साइन हुआ है, अभी भी इसको इम्प्लीमेंट होने में लगभग 8 साल का वक्त लग जाएगा, मतलब अभी इसके ऊपर वर्क किया जाएगा। अगर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स अगर हम देखें तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। मतलब एक नदी में जो सरप्लस वाटर है उसको दूसरी नदी जहां पर कम पानी है उसमें शेयर किया जाएगा और शेयर के थ्रू एक कैनाल बनाई जाएगी और एक बनाया जाएगा डैम। तो ये तो है लिंक कैनाल और ये है दूरन डैम। इस डैम के यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी और यहाँ पर जो पानी, ये बुंदेलखंड वाला रीजन है, बुंदेलखंड वाले रीजन में कुछ पार्ट आता है यूपी का और कुछ पार्ट आता है एमपी का। ये वाटर, यहाँ पर वाटर की कमी है, स्केर्सिटी है, तो इसलिए ये जो लैंड है इस एरिया का यूज किया जा सकता है अगर यहाँ पर वाटर हो तो। इसीलिए केन जो रिवर है उसमें पानी का सरप्लस रहता है हमेशा और बेतवा रिवर में कमी रहती है, तो इनको लिंकिंग किया जा रहा है ताकि इस एरिया को इरिगेशन के लिए यूजफुल बनाया जा सके। अगर हम इस प्रोजेक्ट में देखें तो एक दूधन डैम यहाँ पर बनाया जाएगा और 230 किलोमीटर लंबी यहाँ पर कैनल बनाई जाएगी। ये जो केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है वो हमारे इंडिया में 30 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में से एक है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कुछ प्रॉफिट भी है तो कुछ नुकसान भी है। बहुत सारे पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल इशू की वजह से इस प्रोजेक्ट में काफी देरी हुई है। अगर इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के थ्रू, तो ड्रोट में यहाँ पर कमी आएगी। ये जो एरिया है बुंदेलखंड वाला रीजन, यहाँ पर काफी ड्रोट रहता है, काफी सूखा रहता है, तो उसमें उसका सोल्यूशन मिलेगा अगर यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होगी। यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट होगा क्योंकि उनको इरिगेशन के लिए पानी मिल जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाएगी। इसके अलावा जो पन्ना टाइगर रिजर्व इस एरिया में जो केन नदी है वो पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच से गुजरती है, तो ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको रिज्यूनेट करने में भी काफी हेल्पफुल हो सकेगा। अब कुछ इश्यूज हैं,
जैसे एनवायरमेंटल इशू है कि ये जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है ना केन और बेतवा के बीच में, इसकी वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व में काफी एरिया जो है वो सबमर्ज हो जाएगा। यहाँ पर टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो काफी बहुत कोशिशों के बाद में भी टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ाई गई, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद में हो सकता है कि उनको नुकसान पहुंचे। बहुत सारे सोसाइटी, बहुत सारे जो लोग हैं जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, उनको यहाँ से दूसरी जगह भेजा जाएगा तो उनको काफी परेशानी होगी, मतलब इकोनॉमिक सोशल काफी परेशानी होने वाली है। अब केन और बेतवा रिवर्स के बारे में हम देखें तो ये दोनों ही नदी जो यमुना रिवर है, ये यमुना रिवर है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, दोनों की दोनों रिवर। ठीक है। अब देखो ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना केन और बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ये एक नेशनल प्लान है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, उसी का एक पार्ट है। अब नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान की अगर हम बात करें तो इसमें टारगेट फिक्स किया गया था कि जिस भी नदी के पास में जो सरप्लस वाटर बेसिन है, उसको जब उसमें सरप्लस वाटर है तो वहां पर फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये काम किया जा सकता है कि सरप्लस वाटर को जहां पर वाटर डेफिसिट बेसिन है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाए। जहां यहाँ तो सरप्लस होने की वजह से क्या आएंगी, फ्लड आएंगी, और यहाँ पर कमी होने की वजह से क्या होगा, सूखा होगा। तो सरप्लस को जब सूखे वाले रीजन में भेज दिया जाएगा तो ना तो यहाँ फ्लड आएगी ना यहाँ सूखा पड़ेगा, तो दोनों को इससे प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है, इसमें 30 ऐसी नदियों को ढूंढा गया ताकि जिसमें लिंकिंग किया जा सके, जिसमें 16 जो नदियां हैं वो पेनिनसुलर कंपोनेंट के अंदर ढूंढी गई और 14 जो नदियां हैं वो हिमालयन कंपोनेंट के थ्रू ढूंढी गई। ये जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसमें जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो वाटर सरप्लस बेसिन को वाटर डेफिसिट बेसिन में भेजा जाएगा, इसकी प्रिपेयर्ड किया गया था 1980s में, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार रही तब इसके ऊपर काफी अच्छे से काम किया गया था। अगर हम थोड़ा सा इसके बेसिक फैक्ट्स की देखें कि किस तरीके से हमारे इंडिया में शुरुआत हुई कि इंटरलिंकिंग किया जाए, देखो सबसे पहले डॉक्टर राव जो एक इंजीनियर थे और इसके अलावा हमारे यहाँ पर सेंट्रल मिनिस्टर थे, यूनियन इरिगेशन मिनिस्टर, जिनको पहले मिनिस्टर मतलब पहले उनको यूनियन इरिगेशन मिनिस्टर के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में जो अब जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो एक जो डॉक्टर राव थे वो खुद एक इंजीनियर थे और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि नेशनल वाटर ग्रिड जो है वो बनाया जाए और इसमें वाटर को सरप्लस वाटर को भेजा जाए जहां पर वाटर डेफिसिट है। 1980s में मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन ने सबसे पहले नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं हो पाया। जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आई तब सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छे से काम किया जा सका और पूरे इंडिया में जो 30 रिवर्स को ढूंढा गया है उसमें से ये पहला प्रोजेक्ट है केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो ये हमने केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स को देखा। देखो ना सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है बल्कि मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से क्या क्या प्रॉफिट है और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इसके बारे में आप मेन डाटा को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस तरीके से शुरुआत की जा सकती है मेंस आंसर राइटिंग में, और प्रीलिम्स में जो फैक्ट्स है उनका भी यूज किया जा सकता है। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, सेंटर अलाउड 5 kg ऑफ ग्रेन फ्री टू पुअर। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत में मई और जून जो महीना है इसमें बहुत सारे स्टेट्स में जहां पर कर्फ्यू लग गए हैं या फिर कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी स्लो डाउन हो गई है, तो वहां के लोगों को 5 किलो फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें 80 करोड़ जो बेनिफिशियरीज हैं उनको ये प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा जो पीएम मोदी हैं उनकी हर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है उनके साथ में मीटिंग हुई और इसमें देखा गया कि बहुत सारे जो स्टेट हैं अगर हम एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन के साथ में काम करें तो इस पेंडेमिक को हम इजीली हरा सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने हमारे जो इंडियन एयरफोर्स, हमारी जो रेलवे मिलकर के काम कर रही है, ऑक्सीजन कमी हो रही है पूरे इंडिया में, उसको उस डेफिसिट को एक तरीके से काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स और रेलवे के द्वारा मिलकर के काम किया जा रहा है। जैसे जो
टैंकर्स हैं जिनके थ्रू हम लिक्विड ऑक्सीजन लाई जा रही है इंडस्ट्री से। उस लिक्विड ऑक्सीजन को लाने के लिए जो टैंकर्स भेजे जा रहे हैं उनको इंडियन एयरफोर्स उन खाली टैंकर्स को प्लेन के थ्रू डायरेक्ट डिपोर्ट कर रही है उस एरिया में जहां से ऑक्सीजन लाई जा रही है। और फिर जो रेलवेज है जिनको ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से जाना जा रहा है, रेलवेज वहां से जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, वहां से रेलवेज ऑक्सीजन को लेकर के आ रही हैं और बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ में वो जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश कर रही है हर स्टेट से, जैसे यूपी में, दिल्ली में, इसके अलावा महाराष्ट्र में ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब सारे ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन के साथ में काम करेंगे तो हम इस कोविड-19 पेंडेमिक को बहुत ही इजीली हरा देंगे। नेक्स्ट न्यूज, राइजिंग प्रिवलेंस ऑफ यूके स्ट्रेन इन दिल्ली। कोविड-19 की जो सेकेंड वेव आ रही है उसमें देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्ट्रेन जैसे यूके का, साउथ अफ्रीका, ब्राजील के जो वेरिएंट्स है वो हमारे इंडिया में भी मिल रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए तो यूके का जो स्ट्रेन है वो हमारे इंडिया में मिला है और यूके का स्ट्रेन भी सबसे ज्यादा पंजाब में और दूसरे नंबर पर उसको फॉलो कर रहा है दिल्ली। मतलब यहाँ पर यूके का स्ट्रेन सबसे ज्यादा मिल रहा है। इसके अलावा जो इंडियन म्यूटेंट है जिसको डबल म्यूटेंट के नाम से भी जाना जाता है वो भी हमारे इंडिया में काफी उससे देखने को मिल रहा है। इंडियन वेरिएंट B1617 और ये है यूके वेरिएंट B1117। तो देखो ये जो टर्म्स है ना ये आपको देकर के प्रीलिम्स में पूछ लेंगे कि ये किससे रिलेटेड है, कि भाई न्यूज़पेपर में ये टर्म्स काफी न्यूज में दिखी गई तो किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस के वेरिएंट है अलग अलग देश की। नेक्स्ट न्यूज, देखो महाराष्ट्र में काफी समय से लगभग 2-3 महीने से हम देख रहे हैं कि वहां पर आगजनी, हॉस्पिटल में जो आग है, फायर जो इंसिडेंट है वो काफी हो रहे हैं। कल ही 15 कोविड-19 पेशेंट डाई एज फायर एंगल्स आईसीयू ऑफ विरार हॉस्पिटल। विरार हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से फिर से 15 कोविड-19 पेशेंट मर गए। अभी जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में जो सिलेंडर लीक होने की वजह से, ऑक्सीजन का जो टैंक था वो लीक होने की वजह से बहुत सारे कोविड-19 के पेशेंट्स की डेथ हो गई। उससे पहले भी जो इंफेंट्स हैं, मतलब जो न्यू बोर्न बेबीज हैं, उनके हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से बहुत सारी न्यू बोर्न बेबीज की डेथ हो गई और उससे पहले भी एक हॉस्पिटल में आग लग गई। देखो वहाँ के जो सीएम है उन्होंने ऑर्डर दिए हैं इसकी जांच के, लेकिन अपोजिशन जो है वो मांग कर रहा है कि फायर ऑडिट किया जाए। बात बात जब इस तरीके की फायर से रिलेटेड इंसिडेंट हो रहे हैं तो स्पेशली जो हॉस्पिटल है वहां पर एक कमीशन गठित होना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए जो स्पेशली ऑडिट करे कि वहां पर फायर को लेकर के, आग को लेकर के, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको लेकर के किस तरीके से सुविधाएं की जा रही है। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड स्पेशली जो हॉस्पिटल होती है वहां पर आग लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए बार बार ये बोला जाता है कि जब भी हॉस्पिटल में आग लगती है कि ऐसे जो चीजें जो बहुत जल्दी आग पकड़ती है उनको दूर रखना चाहिए। शॉर्ट सर्किट, क्योंकि पहले भी जो इंसिडेंट हुआ उसमें ये माना गया कि जो प्लग है जहाँ पर बिजली का काम चल रहा था उनको खुला छोड़ दिया गया, खुले छोड़ने की वजह से ही आग लग गई थी। तो ये सारे जो इंसिडेंट है उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए क्योंकि लोग हॉस्पिटल में इलाज करवाने आते हैं और जब हॉस्पिटल में ही उनको जान का खतरा होने लगेगा तो एक जो भय कोविड-19 की वजह से पहले ही भय है और अगर इस तरीके के इंसिडेंट बार बार रिपीट होते हैं तो जो भय है, फियर है, वो लोगों में ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और भय जो है वो कोविड-19 का एक मेन रीजन बनता है इसका जो इंफेक्शन इंक्रीज होने के लिए। नेक्स्ट न्यूज, देखो दिल्ली में भी सेम इंसिडेंट हुआ है। एज ऑक्सीजन सप्लाई डिप 25 डाइड इन दिल्ली हॉस्पिटल। दिल्ली हॉस्पिटल में भी कोविड-19 के जो पेशेंट हैं जिनको जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो पा रही है उसकी वजह से 25 लोगों की डेथ हो गई। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, बीआरओ रिपोर्ट ग्लेशियर ब्रेक्स इन उत्तराखंड। बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक तरीके की रिपोर्ट दी है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर ब्रेक हो गया है। देखो वहां पर बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल चल रहा है इस समय उत्तराखंड में, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन लाइंस है वो डिसरप्टेड हो गई हैं और ये जो इंसिडेंट के बारे में बोला गया है इसके बारे में कोई कंफर्म्ड न्यूज अभी तक नहीं आई है। लेकिन बीआरओ के बारे में
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बेसिक फैक्ट देखेंगे, प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है और मेंस के हिसाब से भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जिनका हम यूज कर सकते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी के लिए काफी काम करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये कंट्री के जो इनएक्सेसिबल और डिफिकल्ट रीजन में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए, मतलब ऐसे एरिया जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो, वहां पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए रोड कंस्ट्रक्शन का काम करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये 2015 से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया के 20 स्टेट्स और 3 यूटीज में, जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी शामिल है। इसके अलावा जो हमारे कंट्री नेबर कंट्री हैं जैसे कि अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तजाकिस्तान और श्रीलंका, इनमें भी कनेक्टिविटी के लिए काम करता है। अब अगर हम देखें कि जो BRO है उसने किस किस कंट्री में, हमारे जो नेबर कंट्री में है, इसमें हमने बात की कि नेबर कंट्रीज में भी ये काम करता है, तो किस किस नेबर कंट्री में इसने क्या क्या काम किया है। तो 2008 में डेलाराम जारांज हाईवे है अफगानिस्तान में, उसके लिए काम किया, उसको कंप्लीट करवाने के लिए काम किया। इसके अलावा जो तजाकिस्तान है वहां पर आईनी और फरकोर एयर बेसेज हैं, उनको रिस्टोर और रिपेयर करने के लिए भी काम किया BRO ने। तो ये तो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए काम किया BRO ने। इसके अलावा अगर हमारे इंडिया में कोई डिजास्टर होती है, नेचुरल डिजास्टर, तो उस समय भी इंडियन नेवी के साथ मिलकर के काम, इंडियन आर्मी के साथ मिलकर के काम करता है। जैसे कि 2004 में जब सुनामी आई तमिलनाडु में, 2010 में लद्दाख में फ्लैश फ्लड आई, 2014 में J&K में फ्लड्स आई, तो उस समय इन्होंने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर के भी काम किया था। तो कनेक्टिविटी का तो काम करता ही, नेचुरल डिजास्टर के समय भी ये हेल्प करता है। तो ये BRO के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स हमने देखे। नेक्स्ट न्यूज, CGI बोबडेज टेन्योर ड्रॉ टू ए क्लोज। हमारे 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबडे, उन्होंने अपने लास्ट वर्किंग डे को फ्राइडे को काम किया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मतलब तौर पर उनका लास्ट वर्किंग डे था। CGI के अगर शरद ए बोबडे के बारे में अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट डिसीजन उन्होंने दिया कि उनके सबसे डिसीजन जो उन्हें एज ए CGI रहते हुए डिसीजन दिए, उनमें सबसे बेस्ट डिसीजन ये था कि जब भी आप कोई हाईवे बनाते हो या फिर रोड का कंस्ट्रक्शन करते हो तो उसके आसपास, जैसे मान लो ये कोई जगह है और यहाँ पर रोड बनानी है या फिर पहले से यहाँ पर रोड है, इसको हाईवे में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर जो पेड़ है ना, उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है, उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है ताकि इन्वायरमेंटल जो कोजेज है उनको कम किया जा सके। तो ये जो डिसीजन था ना उनका, वो बहुत ही शानदार था। अब हमारे जो नए जो जस्टिस होंगे CGI, वो होंगे रमन्ना सर, NV रमन्ना सर। अगर हम CGI के बारे में देखें या जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में देखें तो इनको देखो अपॉइंट करता है CGI, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनको आर्टिकल 124 का जो सब क्लोज पार्ट 2 है उसके द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। ये अपना CGI जो अपना रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को देता है। और देखो, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए या तो कोई व्यक्ति 5 साल तक किसी हाईकोर्ट में जज रह चुका हो या फिर किसी हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट के रूप में काम कर चुका हो, तब वो बनता है सुप्रीम कोर्ट का जज। और जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति होता है उसको बनाया जाता है CGI। लेकिन ये कोई फिक्स भी नहीं है कि CGI सीनियर मोस्ट जज को ही बनाया जाएगा। बहुत बाहर पॉलिटिक्स, बहुत ही ज्यादा बार पॉलिटिक्स की वजह से भी जो नॉन सीनियर मोस्ट जज होता है उसको भी CGI बना दिया जाता है। इस आर्टिकल में जो हमारे अटर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, उन्होंने एक बात बोली है कि CGI का जो टेन्योर है वो कम से कम 3 साल होना चाहिए। जो हमारे शरद ए बोबडे CGI है, उन्होंने लगभग 18 महीने तक काम किया, तो CGI के लिए के वेणुगोपाल ने बोला कम से कम 3 साल का क्या होना चाहिए, टेन्योर होना चाहिए। अब अगर अटर्नी जनरल की हम बात करें तो ये अटर्नी जनरल यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट होता है, हमारी कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 में इसके बारे में बताया गया है। AG को, मतलब अटर्नी जनरल को, प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नमेंट की एडवाइस के ऊपर अपॉइंट किया जाता है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए,
ऐसा कोई व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, उसी व्यक्ति को, उसी पर्सन को अटॉर्नी जनरल भी अपॉइंट किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल की कितनी टर्म होगी इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं बताया गया है। उनको किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, क्या किस ग्राउंड के आधार पर उनको हटाया जा सकता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बनाई गई है। लेकिन एक रेगुलर एक मतलब लिगेसी चलती आ रही है कि 3 साल तक उनका टर्म रहता है। इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है अटॉर्नी जनरल को। नेक्स्ट न्यूज, कोविशील्ड प्रोटेक्ट अगेंस्ट डबल म्यूटेंट स्टडी। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक स्टडी सामने आई है और जिसमें उन्होंने बोला है कि जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है B1617 जो पहली बार इंडिया में पाया गया, मतलब ऐसा वेरिएंट जिसमें 2 म्यूटेंट की जो क्वालिटीज हैं वो एक ही म्यूटेंट में पाई जाए। तो कोविशील्ड ने ये बोला है कि इस तरीके के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के खिलाफ भी हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो ये स्टडी हुई है। नेक्स्ट न्यूज, हाई डिमांड फॉर ऑक्सीजन ट्रेन। देखो ये ऑक्सीजन मतलब ये जो टैंकर जिसमें लिक्विफाइड ऑक्सीजन को लाया जा रहा है, इंडस्ट्री जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो इसके लिए ट्रेन चलाई जा रही है और ट्रेन से महाराष्ट्र में, यूपी, एपी, एमपी, दिल्ली, इन सब में ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जब हम देखो कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से जब कॉपरेशन किया गया, तो इन सारी चीजों का आप यूज कर सकते हो कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस इंडियन रेलवेज के द्वारा चलाई गई थी। इसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने भी काफी हेल्प की थी ऑक्सीजन की सप्लाई में। फॉरेन पेज पे न्यूज है, प्रोटेस्ट इन म्यांमार अहेड ऑफ आसियान मीट। देखो आसियान एक 10 जो कंट्रीज है उनका मेंबर, उनका एक कोऑपरेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था। और ये जो आसियान की मीटिंग हुई, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मीटिंग हुई वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्होंने म्यांमार का जो मिलिट्री हेड है, जहाँ पर मिलिट्री ने सारी पावर ले लिया, उसको इन्वाइट किया। तो उसके लिए प्रोटेस्ट किया गया म्यांमार में कि जब आप ही उनको एक एज ए कंट्री हेड मान रहे हो, तो म्यांमार में कभी भी डेमोक्रेसी दोबारा से रीएस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। म्यांमार में इस समय संघर्ष की स्थिति है और संघर्ष में न सिर्फ वहां पर जो डेमोक्रेसी के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक तरफ आर्मी है और एक तरफ लोग हैं, तो दो आसियान को ये करना चाहिए था कि जो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों को भी इनवाइट किया जाना चाहिए था और जो आर्मी के हेड है उनको भी इनवाइट किया जाना चाहिए था। इसके अलावा आसियान को प्रेशराइज करना चाहिए ताकि म्यांमार में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो सके। नेक्स्ट न्यूज, चाइना नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस टू ओपन परमानेंट बेस इन हांगकांग। हांगकांग की अगर आप बात करें तो हांगकांग 1997 से पहले, मतलब 1997 से पहले ब्रिटिश कॉलोनी था, लेकिन 1997 में इसको चाइना को रिटर्न कर दिया गया और कुछ फ्रीडम्स दी गई यहाँ के लोगों को, हांगकांग के लोगों को। लेकिन अब यहाँ पर जो यहाँ की जो असेंबली है, पहले यहाँ पर 70 मेंबर्स थे हांगकांग की असेंबली में, लेकिन अब डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा। चाइना ने कोशिश की है कि 70 से 90 मेंबर्स इंक्रीज किया जाए, लेकिन पहले आधे आधे मेंबर्स अपॉइंट किए जाते थे और आधे मेंबर्स इलेक्ट किए जाते थे, लेकिन अब चाइना ने कोशिश की है कि 20 मेंबर्स को ही इलेक्ट किया जाए, 70 मेंबर्स जो हैं वो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इसके अलावा चाइना ने एक रूल और निकाला है हांगकांग के लिए कि जो भी व्यक्ति चुनाव में वहां पर असेंबली के लिए खड़ा होने वाला है, उसको पहले कमेटी के द्वारा देखा जाएगा कि वो खड़ा होने लायक भी है या नहीं। मतलब चाइना के लिए उसमें कितनी लॉयल्टी है इसके आधार पर उसको अप्रूवल दिया जाएगा और वो ही व्यक्ति चुनाव में इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है। तो चाइना ने अपना नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस को ओपन कर दिया है, परमानेंट बेस हांगकांग में एस्टेब्लिश कर दिया है। तो इस तरीके से इस स्थिति में चाइना जो है अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज, साइंटिस्ट सर्च फॉर सबमरीन एज इट्स ऑक्सीजन रिजर्व इज डिप्लेटिंग। इंडोनेशिया का एक जो सबमरीन वेसल है वो खो गया है, उसको ढूंढने के लिए हालांकि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया, जापान, ये बहुत सारे स्टेट कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जब तक उसमें ऑक्सीजन लेवल है तब तक ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन अगर उसमें ऑक्सीजन के जो रिजर्व है अगर वो खत्म होने लग जाते हैं तो
तो इस सबमरीन वेसल में जो लोग शामिल हैं, जो लोग उसमें हैं, उसके बारे में, उनकी जो जीवन है वो खतरे में गिर जाएगा। तो एक सर्च ऑपरेशन चला रखा है, लेकिन हालांकि अभी कोई भी जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है वो इस सबमरीन वेसल के बारे में नहीं मिल पाए। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।